हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। जीएस बाय विवेक सर की टीम में हम आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, हम आपके साथ हिंदी विषय के साथ प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि पिछला हमारा 2 वीडियो आप तक अपलोड हो चुका है। ठीक है, ये तीसरी कड़ी है। हम तीसरी कड़ी में देखिए किस बात पर चर्चा करते हैं। जो पिछला 2 वीडियो था वो हिंदी भाषा एवं विकास से संबंधित था कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है और कितने चरण में हुआ है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पार्ट 2 की बात में। हम लोग पिछले पार्ट में क्या बात किए थे कि हिंदी भाषा का 3 विकास देखे थे। ऐतिहासिक विकास देखे थे, भौगोलिक विकास देखे थे और संवैधानिक विकास देखे थे। ठीक है, तो जो ऐतिहासिक विकास था उसमें जो हमारे हिंदी का विकास था वो क्या था, वो संस्कृत से क्या हुआ था, संस्कृत हुआ था। संस्कृत के बाद किस भाषा का विकास हुआ था, पाली भाषा का। पाली के बाद किसका हुआ था, प्राकृत का। और प्राकृत के बाद किसका हुआ था, अपभ्रंश का। और अपभ्रंश के बाद किसका हुआ था, हिंदी का। इस विकास क्रम को आप लोग जरूर याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न बना देता है। ठीक है, तो आइए आज हम पार्ट 3 में जो अगला हमारा ये वीडियो बनने जा रहा है, इसमें हम आपसे व्याकरण पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आज से हम लोग व्याकरण शुरू करेंगे और व्याकरण को बहुत ही बारीक तरीके से आपको समझाएंगे और आप लोग कंसंट्रेट होकर इसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि व्याकरण समझने की चीज़ है। ठीक है, जो चीज़ रटने वाली होगी वो मैं आपको बताऊंगा, तब आप रटिएगा। व्याकरण सीखा जाता है, किसी भी भाषा का व्याकरण आप सीख सकते हैं जब उसका एक मानक होता है। ठीक है, उसको आप सीखेंगे तो आप उसे बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे किसी को अंग्रेजी बोलना है तो अंग्रेजी का उसे व्याकरण सीखना पड़ता है, किसी को हिंदी बोलना है तो हिंदी का व्याकरण सीखना पड़ता है। तो सभी भाषाओं का एक अपना व्याकरण होता है। ठीक है, तो आइए देखिए व्याकरण का यदि हम शाब्दिक विच्छेद करें, ठीक है, क्या करें, शाब्दिक विच्छेद, तो यह वि धन आ धन करण अर्थात 3 पदों के योग से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, व्याकरण का 3 पदों से मिलकर बना हुआ है। व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है मित्रों, वो होता है भली प्रकार से समझना, या हम यह कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार को भली भांति या अच्छी तरह से जानना ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। ठीक है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि किसी भी भाषा को भली प्रकार से जानना ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। यदि व्याकरण की हम लोग परिभाषा की बात करें, ठीक है, व्याकरण की परिभाषा की बात करें तो व्याकरण की परिभाषा हम लोग क्या कह सकते हैं। देखिए, व्याकरण की परिभाषा हम लोग ऐसे कह सकते हैं। देखिए, व्याकरण क्या है, एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, एक विधा मान सकते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग व्याकरण को अर्जित करते हैं। तो व्याकरण की जो परिभाषा हम लोग बनाएंगे उससे यह हम लोग बनाएंगे कि व्याकरण की परिभाषा क्या होगी। व्याकरण वह विधा है जिससे किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लेखन एवं शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। क्या, व्याकरण वह विधा है जिससे किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन एवं शुद्ध ज्ञान होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि व्याकरण हम किसे कह सकते हैं, जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोल सके और शुद्ध रूप से लिख सके और शुद्ध रूप से हम क्या कर सके, प्रयोग कर सके, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो व्याकरण की यह परिभाषा हुई। और व्याकरण का जो अंग होता है, ठीक है, व्याकरण का अंग, ठीक है,
व्याकरण के अंग कितने होते हैं और व्याकरण को हम लोग कितने पार्टों में बांटकर पढ़ेंगे, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। और व्याकरण का जो अंग है या पार्ट है, व्याकरण के कितने पार्ट होते हैं आप लोग बताइए, व्याकरण के कितने पार्ट होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं। विकल्प आपको दे देगा 2, विकल्प आपको दे देगा 3, विकल्प आपको दे देगा 4, विकल्प आपको दे देगा 5। तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, शब्द विचार, और तीसरा होता है वाक्य विचार। क्या होता है? वाक्य विचार। ठीक है, तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण इन्हीं तीनों पर ही आधारित होता है। ठीक है, तीनों को सीखते हैं हम लोग। देखिए, एक एक वर्ण मिलेगा तो किसका निर्माण होता है? शब्द का निर्माण होता है। और एक एक शब्द मिलकर किसका निर्माण करता है? वाक्य का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये व्याकरण के कितने अंग हमारे पास हैं? 3 अंग हैं। ठीक है, और इन 3 अंगों में पहला जो हमारा अंग है वर्ण विचार, हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो हम लोग वर्ण विचार पर अगली चर्चा करें। ठीक है, हो गया। चलिए आगे, अब जो अगला टॉपिक हमारा है वर्ण विचार। ठीक है, नंबर पहला वर्ण विचार। वर्ण विचार, देखिए ये जो वर्ण शब्द है, वर्ण कहाँ से बनता है? जो हम लोग ध्वनि निकालते हैं, जो ध्वनि होती है, ध्वनि के लिखित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और हम लोग यह भी जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अब थोड़ा सा समझिए, ये जो ध्वनि है, जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं, जैसे का बोले, पहले तो ध्वनि निकली और उसके बाद हमने इसको एक स्वरूप दे दिया। ठीक है, एक लिखित रूप दे दिया, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है उसे ध्वनि कहते हैं। ठीक है, और यदि हम वर्ण की परिभाषा की बात करें तो हम लोग इसी से परिभाषा का भी निर्माण कर सकते हैं। कैसे करेंगे? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये हुई वर्ण की परिभाषा। ठीक है, वर्ण की परिभाषा यदि आपसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया, क्या बताया था कि पहले वर्ण होगा, फिर शब्द होगा, और शब्द के बाद क्या बनता है? वाक्य बनता है। ठीक है, वाक्यों का निर्माण शब्दों से होता है और शब्दों का निर्माण वर्ण से होता है, और वर्ण का निर्माण किससे होगा? ध्वनि से होगा। ठीक है, ध्वनि से ही वर्णों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो वर्ण की परिभाषा है इसे आप लोग नोट करिए। और इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि वर्ण के अभी तो थोड़ा सा एक पॉइंट लिखिएगा, कुछ मैं आप लोगों से पॉइंट लिखवा रहा हूँ जो क्वेश्चन के रूप में आप लोग लिखिएगा। ठीक है, जो पॉइंट है इसे आप लोग नोट करिए। ठीक है, पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग लिख लीजिए, नोट ही लिख लीजिए। ठीक है, नोट करके लिखिए, ज़्यादा ठीक पड़ेगा। नंबर 1, आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न है, जैसे कहा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहा जाता है, यह आप लोग बताइए। फिर सेम क्वेश्चन यही रहेगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहते हैं? ठीक है, एक तो है मौखिक और एक है लिखित इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहते हैं? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ध्वनि।
ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई का आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण। लेकिन एग्जामिनर एक प्रश्न ऐसे बना सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है। अब आपके पास विकल्प क्या देगा? वर्ण, विकल्प बी शब्द, विकल्प सी ध्वनि, विकल्प डी सभी। अब आपका जवाब क्या होगा बताइए आप लोग कि इसका जवाब आप लोग क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे इसका जवाब? इसका जवाब क्या सही होगा? वर्ण सही होगा। जब कोई भी कंडीशन ना दे, मौखिक ना दे, लिखित ना दे, सीधे आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? वर्ण को कहते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और वर्ण का भी हम लोग शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि वर्ण की परिभाषा भी हो गई। अब वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, तो वर्णों का जो प्रकार होता है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, वर्ण के प्रकार। ठीक है, तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के मित्रों सिर्फ 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? स्वरवर्ण होता है और दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, कौन कौन सा होगा? स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण। 2 प्रकार होते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। स्वरवर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, इसे सीखिए। देखिए, हर चीज़ें सीखिए, उसे रटिए नहीं। स्वरवर्ण क्या होता है? यह स्वरवर्ण स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है। ठीक है, यह क्या होता है? यह स्वतंत्र नहीं होता है। यह स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि कौन स्वतंत्र है और कौन स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र से तात्पर्य यह है कि आज़ादी से इसका मतलब नहीं है। स्वतंत्र का मतलब यह है कि जिस वर्णों को बोलने के लिए ये जो हमारी अंदर से प्राणवायु निकल रही है, इसे रुकावट ना हो, इसे कहीं अवरोध ना मिले, उसे हम स्वतंत्र कहते हैं। और जिसमें अवरोध होने लगे, जहाँ रुकावट होने लगे, उसे हम कहते हैं स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, तो यहीं से हमारी जो परिभाषा बनकर आएगी, क्या परिभाषा बनकर आएगी? जो स्वतंत्र स्वर की परिभाषा देखिए क्या होगी। स्वर की परिभाषा क्या कह सकते हैं हम लोग? स्वर की परिभाषा यह कह सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु बिना अवरोध के बाहर निकले उसे हम स्वर कहते हैं। अर्थात दूसरी भाषा में यह भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों को उच्चरित करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे स्वरवर्ण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि इन्हें बोलते समय कोई भी अवरोध नहीं होता, इसी कारण इन्हें हम स्वतंत्र ध्वनि कहते हैं। और स्वतंत्र नहीं है इसका मतलब क्या है? व्यंजन। ठीक है, व्यंजन में क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु में अवरोध उत्पन्न होता है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात इस प्रकार भी कह सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हम किसी अन्य वर्ण की सहायता लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसमें हम एक चीज़ जानेंगे, इसी परिभाषा में हम जोड़ देंगे अन्य वर्ण की सहायता से जो उच्चरित किए जाते हैं उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को हम बताएं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं का बोलते हैं, तो इसके पीछे हमको एक ध्वनि और दिखाई देती है, कौन सी? आ इसके साथ सम्मिलित है।
ठीक है। ये जो वर्ण है यह व्यंजन वर्ण है, लेकिन किसकी सहायता से उच्चारित हो रहा है? स्वर की सहायता से उच्चारित हो रहा है। तो एक परिभाषा यह भी हम कह सकते हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले या उच्चारित किए जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो यह बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। और व्यंजन का शुद्धतम रूप यदि आपको कहीं देखना हो तो का के नीचे ऐसे हल चिन्ह लगा होता है, इसे ही हम व्यंजन का क्या कहते हैं? शुद्धतम रूप मानते हैं। ठीक है, व्यंजन का क्या मानते हैं? शुद्धतम रूप मानते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। और स्वर क्या होते हैं? या किसी भी वर्णों की सहायता से नहीं बोले जाते या स्वयं बोले जाते हैं। और व्यंजन क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, या कह सकते हैं अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अब ये हुई स्वर की परिभाषा और व्यंजन की परिभाषा। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या देखा जाए। स्वर देखते हैं। ठीक है, तो एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। पहले स्वर लेके चलेंगे, फिर हम लोग व्यंजन को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हम अगला टॉपिक आपको स्वर की परिभाषा तो बता चुके, अब हम लोग पढ़ाएंगे स्वर के भेद कितने होते हैं, स्वर के भेद या प्रकार। ठीक है, तो दोस्तों स्वर के भेद कितने होते हैं? आप लोग बताइए कि स्वर के भेद कितने होते हैं। देखिए, स्वर या तो बड़ा होगा और या तो छोटा होगा। ठीक है, स्वर या तो बड़ा होता है, जैसे हम ही लोग पढ़ते हैं, जब बचपन में पढ़ते थे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई बोलते थे ना। तो ये बोलने के आधार पर अगर हम शुद्ध रूप से देखें तो स्वर के सिर्फ 2 ही भेद माने जाते हैं। या तो स्वर ह्रस्व होगा, ठीक है, जिसे हम लोग छोटा कह सकते हैं, या तो स्वर क्या होगा? दीर्घ, या इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? बड़ा। ठीक है, स्वर 2 ही तरह से। मुख्य रूप से यदि आपसे पूछे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 2 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, या तो वह ह्रस्व होगा या तो दीर्घ होगा। यह यूपी SSSC का प्रश्न है। एक बार यह प्रश्न पूछा गया था कि ये जो स्वर हैं, स्वर के भेद कितने होते हैं। तो स्वर के भेद जब कोई कंडीशन ना दे रखी हो तो सिर्फ 2 ही भेद होते हैं, ह्रस्व होता है या तो दीर्घ होता है। ठीक है, लेकिन यदि इसी के अंतर्गत यदि आपसे पूछ ले मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर का जो भेद होता है वह कितने होते हैं। यदि ये कंडीशन दे दे तो इस कंडीशन में आपका जवाब क्या होगा? आपको उत्तर में बताना पड़ेगा कि 3 भेद होते हैं। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इन तीनों भेदों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यह जानकारी कर लेते हैं कि स्वर हमारे पास कितने होते हैं और कौन से दीर्घ हैं, कौन से लघु हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा आपको अभी बताते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्वर के जो स्वर हैं वह कौन कौन से होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है, पहले तो ये बताइए। स्वरों की संख्या, ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? किताबों में आप लोग देखते हैं कि 13 लिखा है, कई जगह 12 बताते हैं, 10 भी बताया गया है पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, और कोई 11 बताते हैं। तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यह बात सदैव ध्यान रखिएगा, यदि विकल्प में आपके 11 विकल्प में है ऑप्शन में, तो सदैव 11 को ही टिक करिएगा, क्योंकि हिंदी में जो स्वरों की संख्या बताई गई है वह सिर्फ और सिर्फ 11 बताई गई है। अब आप लोगों का प्रश्न यह भी बनेगा, कहेंगे सर जी अन और आहा भी तो है, ये 2 अन और आहा इनके नाम है दोनों के। ठीक है, अन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुस्वार, और आहा को क्या बोलते हैं? विसर्ग। यह दोनों ध्वनियां हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, तो इनको जो है हिंदी में, मानक हिंदी में इनको स्वरों में नहीं गिना जाता है। यह दोनों ध्वनियां क्या कहलाती हैं? यह दोनों ध्वनियां आ प्लस योग प्लस वाह, अर्थात इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं एक शब्द में? अयोग वाह। ठीक है, और यह जो अयोग वाह नाम है यह किसने दिया था? यह सर्वप्रथम नाम दिया था पंडित
किशोरीदास वाजपेयी ने, किशोरीदास वाजपेयी ने, ठीक है। यह अयोगवाह नाम किसने दिया है? यह पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने दिया है। अनुस्वार और जो विसर्ग है, ठीक है, इन दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। यदि एक आ जाए तो इसका नाम अनुस्वार, यदि एक ये आए तो इसका नाम विसर्ग होता है, ठीक है। आ प्लस योग प्लस वाह। आ का मतलब होता है नहीं, यह उपसर्गों में आता है, इसका अर्थ नहीं से लिया जाता है। योग का मतलब होता है जुड़ना या जुड़कर, ठीक है। और वाह का मतलब होता है वहन करना, अर्थात ऐसे वर्ण जो जुड़कर भी वहन नहीं होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। और ये जो अयोगवाह वर्ण हैं अन और आहा, इसके लिए एक बात सदैव ध्यान रखिएगा कि ये जो अन और आहा है यह सदैव स्वरों के साथ ही आते हैं, स्वरों के साथ। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यह स्वर के सहारे ही बोले जाते हैं। स्वर के सहारे बोले जाने वाली व्यंजन ध्वनियाँ कही जाती हैं। यह कभी भी व्यंजन के साथ नहीं आते हैं, यह किसके साथ आते हैं? स्वर के साथ आते हैं। और आप लोग जानते हैं जहाँ बिंदी लगी रहती है कहीं पर उसका उच्चारण ना होता है तो कहीं पर माँ होता है, और जो विसर्ग होता है उसका उच्चारण हा की तरीके से आता है। तो यह स्वर के सहारे बोले जाने वाले क्या है? व्यंजन ध्वनियाँ हैं। तो इस बात का सदैव याद रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि ये जो अन और आहा है यह क्या है? स्वरों के साथ ही आते हैं, व्यंजन के साथ नहीं आते हैं। और आपसे कभी विकल्प यह पूछे कि बताइए स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। अब जो 13 होगा, यदि विकल्प में 11 नहीं है 13 है तब आप सही कर सकते हैं। जबकि जो 13 स्वर होते हैं वह मूल भाषा में होते हैं, अर्थात मूल भाषा मैंने आपको शुरू की क्लास में बताया था, जहाँ भी मूल भाषा लिखा रहे उसका मतलब होता है संस्कृत। तो संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं, ठीक है। तो ये आपसे कुल पूछे या वैसे पूछे तो दोनों को आप बता सकते हैं कि कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं, ठीक है। 13 स्वर मूल भाषा में होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट करना चाहिए तो कर लीजिए। इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आ योग वाह मतलब नहीं जुड़कर भी वहन होता है ये, ठीक है। चलिए अब आइए थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। आप लोग जान गए कि मुख्य रूप से स्वर 2 ही प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। और स्वरों की संख्या हमने आपको बताई कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब देख लेते हैं स्वर कौन कौन सा था। ये आप छोटा आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ओ, ये आपके 11 स्वर। और ये जो अन है अनुस्वार और ये विसर्ग, दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? अयोगवाह, ठीक है। इन्हें हम लोग अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं, ठीक है। तो यही आपके हैं जो स्वर हैं 11, इसे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब अभी आप लोगों को हमने बताया कि मात्रा एवं, ठीक है, मात्रा एवं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ठीक है, लगने वाले समय के आधार पर स्वर के जो भेद हैं वह कितने बताए हैं? 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। कौन कौन सा होता है? पहला है ह्रस्व स्वर, पहला है ह्रस्व स्वर, और दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर, और तीसरा क्या है? प्लुत स्वर, ठीक है, प्लुत स्वर। 3 तरह के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। तो इस पर अब हमको चर्चा करनी है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। तो इस पर भी चर्चा हम लोग अब करना शुरू करते हैं कि ह्रस्व किसे कहते हैं। चलिए अब पहला टॉपिक हमारा होगा ह्रस्व स्वर, ठीक है। नंबर 1 जो पहला टॉपिक हमारा होगा ह्रस्व स्वर। इसके कई नाम हैं, ठीक है, ह्रस्व स्वर के। इसे लघु स्वर भी कहते हैं, इसे छोटा स्वर भी कहते हैं। लघु, ह्रस्व का मतलब छोटा ही होता है, ठीक है। या इसे एक मात्रिक भी कहते हैं। कैसा है? एक मात्रिक स्वर,
ठीक है। तो इसकी जब परिभाषा हम लोग बनाएंगे ह्रस्व स्वर की, तो इस प्रकार बनाएंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय बहुत ही कम समय लगता हो, या कह सकते हैं कि बहुत अल्प मात्रा में बोले जाते हों, उसे हम क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं या ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसमें क्या लगता है, बहुत कम समय लगता है। बहुत कम समय में उच्चारित किए जाने वाले स्वर को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, या कह सकते हैं कि 1 सेकंड का समय जिसमें लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है। तो एक मात्रिक स्वर कौन कौन से होते हैं, यह आपको ध्यान होना चाहिए। इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या, ठीक है, देखिए एक बार परिभाषा आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, हम दोहरा रहे हैं ह्रस्व स्वर की परिभाषा। ये जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय बहुत ही कम समय लगता हो या बहुत ही अल्प समय में बोले जाते हों, उच्चारित किए जाते हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, या 1 सेकंड का समय लगता हो। ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4। कभी कभी यही पूछ लेता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। तो कौन कौन से हैं, अ, ई, उ और री। ठीक है। यही 4 हैं जो आपके ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। और एक बात सदैव नोट में लिखिएगा, नोट में क्या बात लिखेंगे कि इन्हीं 4 ह्रस्व स्वरों को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर, यह कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमारा था ह्रस्व स्वर। ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसके जो नाम है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। जो दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, दूसरा पॉइंट हमारा था दीर्घ स्वर। कौन था, दीर्घ स्वर। ठीक है। तो दीर्घ स्वर को भी हम लोग क्या कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। इसे हम लोग गुरु कह सकते हैं, बड़ा कह सकते हैं और द्विमात्रिक कह सकते हैं। ठीक है। द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिखिएगा दोस्त, लिखिए कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर के दोगुना समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, या इसे हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। 2 मात्रा के बराबर जिसमें समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। तो दीर्घ स्वरों के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, ये देखिए, ये बड़ा है और ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। ठीक है। और इधर से ये बड़े हैं। ठीक है। तो कुल कितने हो गए, तो इनकी यदि हमसे संख्या पूछी जाए तो इनकी टोटल संख्या हम लोग कितना बता सकते हैं, 7 होती है। ठीक है। 7 होती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन है। 7 तो होती है, कभी कभी एग्जामिनर हम लोगों को इसमें फंसा देता है। कभी कभी इसी में से एक प्रश्न पूछ लेता है कि मूल दीर्घ कौन से होते हैं। ठीक है। मूल दीर्घ कौन होते हैं, और दूसरा प्रश्न एक बनाता है संयुक्त दीर्घ कौन होते हैं। संयुक्त दीर्घ कौन होते हैं। ठीक है। संयुक्त दीर्घ कौन होते हैं। अब देखिए एक बात नोट डाउन में करिएगा आप लोग कि यह जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वरों को एक अन्य नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, संधि स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संधि स्वर कहा जाता है, क्योंकि यह संधि करके बने होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे संधि किया जाता है। ठीक है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, और आगे अब हम आपको बताने चल रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, मूल दीर्घ और संयुक्त दीर्घ, जो दीर्घ के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है कि मूल दीर्घ की संख्या कितनी होती है। ठीक है। मूल दीर्घ की संख्या कितनी होती है, आप लोग बताइए फटाफट। मूल दीर्घ की संख्या कितनी होती है, मूल दीर्घ की संख्या होती है 3। इनकी जो संख्या होती है वह 3 होती है। कौन कौन से होते हैं, आ, ई और उ। ठीक है। ये होते हैं। और जो संयुक्त दीर्घ है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं संयुक्त दीर्घ। संयुक्त दीर्घ की संख्या कितनी होती है, 4। ठीक है। तो ये 4 कौन कौन से होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अब आइए देखते हैं कैसे किसे कहते हैं मूल दीर्घ। देखिए यदि छोटा आ या बड़ा आ हो प्लस में, देखिए संधि स्वर इसीलिए कहते हैं,
और छोटा आ या बड़ा आ आए तो इससे क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। और सदैव यही बात ध्यान रखिएगा, मैं क्लास में भी पढ़ाते समय आप लोगों को बताता था कि कभी भी इसमें ये न बढ़ा दीजिएगा कि हाँ यहाँ पर एक मात्रा और तो दो मात्रा हो जाएगी, ठीक है। तो बड़ा का स्वरूप बड़ा ही होता है, ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो इसे आप लोग यही बनाइएगा, चाहे बड़ा का बड़ा में मिलाओ चाहे छोटे को छोटे में मिलाओ, वह बनेगा बड़ा, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब क्या देखेंगे, अब इसमें देखा जाएगा कि क्या है, छोटी ई और बड़ी ई प्लस में छोटी ई या बड़ी ई बराबर में क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बड़ी ई, ठीक है। वैसे ही छोटा ऊ लो चाहे बड़ा ऊ प्लस में छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो ये क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा, ठीक है। तो ये जो आपके हैं ये क्या कहलाते हैं, तीनों मूल दीर्घ। क्यों मूल क्यों है, क्योंकि अभी आपको मैंने पढ़ाया मूल स्वर कितने हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अपनी ही जाति से मिलकर यह बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं मूल। और यह मूल से मिलकर बने हुए हैं, अभी आपको मूल स्वर बताए थे 4 होते हैं, मूल से अपनी ही जाति से मिलकर बने होने के कारण यह मूल स्वर कहलाते हैं। और इन्हें हम एक नाम और दे सकते हैं, सजातीय स्वर। सजातीय स्वर मतलब मूल स्वर कहिए, मूल दीर्घ कहिए, मूल दीर्घ या सजातीय स्वर, 2 नामों से हम आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यह समान जाति से मिलकर बने हुए हैं। अब आइए संयुक्त दीर्घ देख लेते हैं। संयुक्त दीर्घ किससे बनता है, छोटा आ या बड़ा आ प्लस में छोटी ई या बड़ी ई ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाता है। आप लोगों को सिखाए हैं। और अगला देखिए, छोटा आ या बड़ा आ प्लस में यहाँ पर ए, यही चीज़ यहाँ आप उतार लोगे, ठीक है। ए या ऐ ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा, ठीक है। छोटा आ या बड़ा आ प्लस में छोटा ऊ या बड़ा ऊ लेंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। और छोटा आ या बड़ा आ प्लस में ओ या औ हो तो क्या बनेगा, सदैव औ ही बनेगा, ठीक है, औ ही बनेगा, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान कंसंट्रेट करिए कि यही आपको याद रखना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। बाकी जो बनेगा उसे हम यहाँ उतार देंगे तो बड़ा वाला बन जाएगा, और जो बनेगा उसे हम यहाँ उसके साथ बड़े वाले को रख देंगे तो यहाँ बनेगा। और जिसको भी इसे दिक्कत हो, संयुक्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अपने जाति से मिलकर नहीं बने हैं, किन्हीं 2 अन्य वर्णों से मिलकर बने हैं। और इस बात का ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जिसको भी थोड़ी सी असुविधा हो तो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ट्रिकी आप समझिए, इधर वाला तो समान है सभी, ठीक है, छोटा आ या बड़ा आ ही है, ठीक है। और इधर क्या हो रहा है, इधर आप लोग एक चीज़ जानिए कि क्रम से आप लोग लिख दीजिए। क्या क्रम से लिखिए, देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैं लिख दे रहा हूँ, छोटा आ या बड़ा आ प्लस में क्या लिखिए आप, छोटी ई और बड़ी ई, यह आप लोग समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा है, ए बन रहा है, तो छोटा आ या बड़ा आ प्लस में ई, और ई के बाद क्या आता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, छोटा ऊ या बड़ा ऊ लिख सकते हैं। तो इसका क्या बनता है, ओ बनता है। लेकिन यहाँ से क्रम नहीं मिलेगा, ये क्रम आपका सही हो जाएगा, चाहे आप इधर वाला याद करो चाहे इधर वाला। फिर आ या बड़ा आ प्लस में क्या लिखोगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद क्या आता है, ए और ऐ आता है, ठीक है, ए और ऐ आता है। ये देखिए ये क्रम से जा रहा है, तो ए और ऐ से क्या बनता है, ऐ बनता है। फिर छोटा आ या बड़ा आ प्लस में आप लोग क्या लोगे, ए ऐ के बाद क्या आता है, ओ औ आता है, तो आप ओ औ रख लीजिए। ये देखिए क्रम से है ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, औ। जो भी आपको सही लगे उसे आप उतार सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके मूल दीर्घ और ये संयुक्त दीर्घ थे, ठीक है। तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इधर के समान रहेंगे, इधर ही चेंज होगा, ना सही पड़े तो ये वाला आप उतारिए, क्रम से इसे लिखते जाइए, लेकिन इधर का आपको एक के बाद एक छोड़कर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट करिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट करिए। और हम अगला आपको तीसरा पॉइंट बताएं, प्लुत स्वर, ठीक है। चलिए नंबर तीसरा,
नंबर तीसरा क्या है आप लोगों का? नंबर तीसरे पे है आपका प्लुत स्वर। इसे क्या कहते हैं? नाम क्या इसका है? प्लुत स्वर। ठीक है, देखिए प्लुत स्वर जो होता है यह हिंदी में बहुत ही कम प्रयोग होता है। प्लुत स्वर होता क्या है? प्लुत स्वर का प्रयोग नाटकों और संवादों में किया जाता है। यह एक लय बनाने का काम करता है। जैसे आपके घर भी एक लय बनता है, जैसे आपकी माताजी जब आप लोगों को संबोधित करती हैं तब किसी एक विशेष जगह पर जाकर रुक करके उसका दीर्घ उच्चारण करती हैं। जैसे लास्ट में, जैसे आपका नाम है रमेश, तो आपकी माताजी कैसे बुलाएंगी? रमेशवा चिल्लाती है ना, तो जो वो वाह खिंचता है खूब लंबा वाला, वही आपका क्या कहलाता है? प्लुत स्वर। या क्या कहलाता है? यही आपका प्लुत स्वर कह सकते हैं, कहलाता है। ठीक है, तो प्लुत स्वर का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार होता है। जब आप गाने की किताब देखेंगे तो गाने की किताबों में जो गायक होता है इसी का अनुसरण करता है, प्लुत स्वर का ही, कि कहाँ पर लय बनाना है और कहाँ पर लय नहीं बनाता है। ठीक है, और जैसे इसका उदाहरण मिलता है, किसी गाड़ी के पीछे ऐसे लिखा होता है, ये 3 की आकृति का ओम लिखा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? जो इसका मतलब है कि ओम को सिर्फ ओम करके नहीं चुप होना है, इसका दीर्घ उच्चारण करना है। क्या कहना है? ओम। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? प्लुत स्वर। लिखिएगा, जैसे प्लुत स्वर की परिभाषा आपको लिखनी हो तो लिखिएगा कि प्लुत स्वर हम उस स्वर को कहते हैं जब हम किसी एक शब्द को दीर्घ उच्चरित कर देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। या किसी एक शब्द को लंबा उच्चरित करना ही क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। और प्लुत स्वर में आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका प्रयोग नाटकों संवादों में लय बनाने के लिए किया जाता है। और इन्हीं प्लुत स्वरों के माध्यम से हम लोग जब घरों में रहते हैं, और अब तो रामलीला का टाइम भी आने वाला है, तो जब रावण का संवाद चलेगा, जो उसकी एक हंसी होती है, जिसका एक लय होता है, उसी से आप लोग क्या करते हैं? पहचान जाते हैं कि अब चलिए, अब चलने का टाइम हो गया है, उनका संवाद शुरू हो गया है। तो ये एक लय बनाने का काम करता है। ठीक है, तो वीडियो जैसा भी लगा हो आप लोग ज़रूर इस पे कमेंट करिएगा। जहाँ कहीं त्रुटियाँ समझ में आए तो कुछ बताइए, क्योंकि अभी हम लोग पहली बार लाइव हो रहे हैं तो थोड़ी बहुत समस्या आएंगी, लेकिन उसे हम समाधान करेंगे। और आप लोग लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।